स्वागत है आप सभी का बीपीएससी की अगली क्लास में। जैसे कि हमने कल ही चर्चा कर लिया था कि आज जो क्लास करने वाले हैं वो हम करेंगे वनों के ऊपर, ठीक है। वन, ठीक है। वन, इसके साथ वन एवं वन संपदाएं, ठीक है। वन एवं वन संपदाएं, ठीक है। वन, बिहार में वन कितना है, ठीक है। वन को लेके यहाँ की सरकार की नीतियाँ क्या क्या है, वन से कौन कौन से संपदाएं, उद्योग कौन कौन से चलाए जाते हैं, वन से रिलेटेड इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने कल मिट्टियों के बारे में पढ़ा था, उससे पहले अपवाह प्रणाली के बारे में पढ़ा था। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में किया है। आज का टाइटल डालिए आप वन एवं वन संपदाएं, वन एवं वन संपदाएं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर बिहार को देखा जाए, मैप देखते हैं, तो हमारा जो बिहार है, बिहार लगभग 96% भाग जो है वो मैदानी भाग है, ठीक है। 96% भाग मैदानी भाग है, ठीक है। ये जो देखा जाए बिहार का 96% भाग मैदानी भाग है, और मैदानी भाग होने की वजह से यहाँ पर जो वन क्षेत्र हैं वो कम पाए जाते हैं। अगर देखा जाए वन के बारे में, तो वन से जब इसके बारे में हम जानेंगे तो थोड़ी निराशा होगी कि यहाँ पर वन बहुत ही कम है, ठीक है। बिहार जो है पूरा मैदानी भाग है, और यहाँ का जो जनसंख्या है, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या की दबाव की वजह से यहाँ की जो वन संपदाएं हैं उसका विनाश बहुत ही ज़्यादा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, उनका स्थानांतरण करने के लिए, उनको बसाने के लिए जंगलों को काटा जाता है। ये बात तो समझ में आ रहा है। इसके साथ ही ये जो इसकी जो मौसम है, ठीक है, यहाँ की जलवायु है वो मॉनसूनी जलवायु है, इसलिए यहाँ जो भी वन पाए जाएंगे उस पर मॉनसून का भी प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों से यहाँ पर वन क्षेत्र बहुत ही कम पाए जाते हैं, ठीक है। वनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर वन की बात करें तो पश्चिम चंपारण में हमारा शिवालिक क्षेत्र है, यहाँ पर। इसके साथ साथ जो तराई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में और उत्तर पूर्व में जो तराई क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में वनों की अधिकता है। बाकी जो मैदानी भाग है यहाँ पर वनों की अधिकता कम पाई जाती है। इसके साथ साथ ये जो कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ भी वनों की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। इसकी अगर पूरे हम क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का पूरा क्षेत्रफल कितना है हमारा, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसके मात्र 6,845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही वन पाया जाता है। यानी कि अगर टोटल भूभाग की बात करें तो टोटल भूभाग के मात्र 7.27% भूभाग पर ही वन पाया जाता है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। भारत में एक वन नीति लाई जाती है, ठीक है। जब देश आज़ाद होता है उसके बाद से जब हमें आज़ादी मिलती है तो उस वक्त हम इतने समृद्ध देश नहीं थे, बहुत ही गरीब थे। 1952 से 1980 में मतलब विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा वनों का विनाश किया जाता है, ठीक है। उस वक्त जो हमारी जो मेन धारणाएं थी, केवल राजस्व प्राप्त करना, चाहे जैसे भी हो, वन काट के हो या जो भी हो, तो उस वक्त जो हमारा वन है उनका बहुत ही ज़्यादा विनाश हुआ, और 1980 तक आते आते बहुत सारी समस्याएं सामने उठ के आ जाती है, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं सामने उठ के आ जाती है, फिर एक निर्णय लिया जाता है, और उसी के अनुरूप 1988 में एक राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की जाती है, ठीक है। पहले जो वन नीति थी
भारत की पहली वन नीति, आज़ाद भारत की पहली वन नीति 1952 ईस्वी में लाई जाती है। लेकिन जो 1988 में नई जो वन नीति लाई जाती है, इसके अनुसार देश में 33.33% भाग पर वन होना चाहिए। चूँकि हमारा जो बिहार है, बिहार मैदानी क्षेत्र में है, तो ये जो नई वन नीति है, तो नई वन नीति के अनुसार बिहार मैदानी क्षेत्र है, इसलिए इसके 22% भाग पर वन होना चाहिए। परंतु दुख की बात यह है कि बिहार में केवल 7.27% क्षेत्रों पर ही वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, जब वन क्षेत्र इतना कम पाया जाता है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करेगी जिसकी वजह से वन क्षेत्र यहाँ पर बढ़े। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नीतियाँ लाती है। इसके साथ साथ नीतियों के साथ साथ लोगों को भी प्रेरित करती है वन लगाने के लिए। तो इससे रिलेटेड जो भी है हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, जैसे हरियाली मिशन लाया जाता है, कृषि वानिकी योजना लाया जाता है, इन सब के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, वन की बात चल रही है तो यहाँ पर वर्षा, ठीक है, एक चीज़ है वर्षा पे डिपेंड करता है और दूसरा उच्चावच, जो यहाँ की हाइट है, हाइट के अनुसार इन दोनों चीज़ों पर वन जो है वो डिपेंड करता है। तो अगर वर्षा के आधार पे अगर वनों की बात करें तो वर्षा के आधार पर 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिहार में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा अगर बात करें तो शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ये किसके आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं? वर्षा की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति देखा जाता है बिहार में। ठीक है, 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा क्या है? शुष्क पर्णपाती वन। वैसे क्षेत्र जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से प्रतिवर्ष ज़्यादा वर्षा होती है, वैसे क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और वैसे क्षेत्र जहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है प्रतिवर्ष, वहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाई जाती है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। 120 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ पर कौन सा? आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाएगा। और 120 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होती है तो वहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाया जाएगा। ठीक है, जब हम वर्षा की मात्रा देखे थे तो हमने क्या बात किया था कि ये जो क्षेत्र है तराई क्षेत्र, ठीक है, ये तराई क्षेत्र है बिहार का, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में जो भी वन पाए जाएंगे वो कौन से पाए जाएंगे? आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? यहाँ पर है सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा वन पाया जाएगा? आर्द्र पर्णपाती वन। इसके साथ ही जो तराई क्षेत्र है इसके नीचे उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग में, वहाँ पर भी आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, ये जो ज़िले हैं, इस ज़िले में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो 2 हमने बताया था, उसमें डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? पहला सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन, सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और दूसरा है तराई क्षेत्र का वन जो इस क्षेत्र में और सोमेश्वर श्रेणी के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, टाइटल डालिए वन। ठीक है, टाइटल डालिए वन और लिखिए। हाँ भैया, आप एक काम करना, यहीं पे रख देना, मैं 2 बजे तक ले जाऊँगा, दोनों एक साथ लिखिएगा। बिहार राज्य
बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है, मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है। साथ ही यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूमि एवं कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव है, जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, बिहार के वनस्पति के निर्धारण में प्रमुख कारण वर्षा की मात्रा है। बिहार के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर में से बिहार के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में से मात्र 6,845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 6,845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ही वन क्षेत्र पाया जाता है, जो इसके कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.27% है, 7.27% है। ठीक है, ये वन का इंट्रोडक्शन हो गया बिहार से रिलेटेड। इसके बाद डालिए वर्षा की मात्रा के आधार पर बिहार के वनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला लिखिएगा आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, सबसे पहले टाइटल डालिए आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, पहला डालिए आर्द्र पर्णपाती वन, सॉरी, आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, इसमें लिखिए जिस क्षेत्र में, या फिर ऐसे लिखिए वैसे क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वैसे क्षेत्र जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, प्रतिवर्ष 120
120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे हम आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। बिहार के परिदृश्य में इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला लिखिए, पहला सोमेश्वर एवं दून प्रदेश के वन। ठीक है, सोमेश्वर एवं दून प्रदेश के वन। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा। ये वन मुख्यतः पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं। मुख्यतः पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं, जहाँ प्रतिवर्ष वर्षा की मात्रा 160 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 160 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इनमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष साल, शीशम, खैर, तून, सेमल। क्या क्या लिखे? साल, शीशम, खैर, तून, सेमल आदि हैं। ये जो क्षेत्र है ये ऊंचाई क्षेत्र पर पाया जाता है। ठीक है, ऊंचाई क्षेत्र पर पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में सवाना प्रकार के वनस्पति का भी विकास हुआ है। तो ये भी लिख लीजिए कि यह क्षेत्र ऊंचाई में अवस्थित होने के कारण यहाँ सवाना प्रकार के वनस्पति का भी विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा डालिए। इसी में ये पहला था हमारा सोमेश्वर एवं दून प्रदेश के वन। दूसरा डालिए तराई क्षेत्र के वन। तराई क्षेत्र के वन। ठीक है, इसके बारे में लिखिए। ये वन तराई क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी मैंने बताया था तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी एवं उत्तरी पूर्वी भागों में पाया जाता है। ये वन तराई क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी एवं उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में इन वनों में लिखिए। इन वनों में प्रमुख वनस्पति के रूप में बांस, नरकट, सवई, घास,
झाड़ आदि हैं, झाड़ आदि हैं। इस प्रकार की वनस्पति दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। इन वनों का विस्तार पूर्णिया, सहरसा, ठीक है, पूर्णिया, सहरसा, अररिया एवं किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, अररिया एवं किशनगंज में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाया जाता है, एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आर्द्र पर्णपाती वन में ये दो थे, उसके बाद उसका जो दूसरा था हमारा शुष्क पर्णपाती वन, उसके बारे में लिखिए। ठीक है। दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन, इसके बारे में हमने बात किया था कि वैसे क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वैसे क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन का विकास होता है। ठीक है। तो इसमें लिखिए पहले यहीं लिख लीजिए, वैसे क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वैसे क्षेत्रों में इन वनों का विकास होता है, वैसे क्षेत्रों में इन वनों का विकास होता है। इन वनों में झाड़ी, घास तथा छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं या फिर हुए हैं। ठीक है। बिहार के बारे में बात करें तो हुए हैं लिखिए। इन वनों में झाड़ी, घास एवं छोटे छोटे पौधे विकसित हुए हैं। इस प्रकार की वनस्पति का विस्तार भी लिख सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। विकास बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती एवं दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में, ठीक है, दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में हुआ है। ठीक है। इसके विस्तार के बारे में बात करें तो वो भी लिख लीजिए। इस प्रकार के वन कैमूर, ठीक है, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा एवं बांका जिले में हुआ है। बांका जिलों में, या फिर ऐसे लिखे, बांका जिलों के शुष्क पठारी भागों में हुआ है। ठीक है। ये पठारी भाग से रिलेटेड है। ठीक है। शुष्क पठारी भागों में हुआ है। ठीक है। इनमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष शीशम, महुआ, खैर, आंवला, आसन, पलाश, अमलतास, आबनुस आदि हैं। ठीक है। तो ये हो गए दो प्रकार के वन। ठीक है। कौन कौन से? आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले बात करते हैं बिहार जो है, बिहार में अभी हमने बात किया था
कि बिहार में वनों की संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण हमारी जो वन नीति 1988 है उसके अनुसार 22% क्षेत्रों पर वन होना चाहिए, परंतु बिहार में केवल 7.27% वन पाया जाता है। इसलिए वनों को संरक्षित रखना, सुरक्षा करना उनका भी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। ठीक है, तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ के जो वन हैं उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ के वनों को, बिहार के वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वर्गों के नाम देखते हैं हम। पहला लिखिए सुरक्षित वन। पहला क्या है? सुरक्षित वन। ठीक है, पहला है सुरक्षित वन, इसे इंग्लिश में हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसके बाद दूसरा है आरक्षित वन। ठीक है, इसे रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा है हमारा अवर्गीकृत वन। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में देखें तो वर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से बिहार के वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सुरक्षित वन, दूसरा है आरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सुरक्षित वन के बारे में। ठीक है, सुरक्षित वन के बारे में वैसे वन क्षेत्र जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है और यहाँ पर पशुओं को चराने तथा यहाँ से लकड़ी काटने या चुनने की अनुमति किसी को नहीं होती है। टोटली ये सरकार के नियंत्रण में होती है। वैसे क्षेत्र को, वैसे वन को हम सुरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आरक्षित वन की। ठीक है, तो ये क्षेत्र वैसे हैं जिस क्षेत्र में पशुओं को चराने एवं लकड़ी चुनने या फिर काटने की अनुमति गवर्नमेंट देती है, सरकार देती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें पशु चराना हो या फिर लकड़ी काटने हो, चुनने हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट अनुमति देती है। उसके अनुमति से ही हम यहाँ पर पशु चरा सकते हैं, या फिर अनुमति नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर नहीं चरा सकते। ऐसे क्षेत्रों को हम आरक्षित क्षेत्र के, आरक्षित वन के नाम से जानते हैं। और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है, अवर्गीकृत वन ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हम बिना किसी के अनुमति के जाकर यहाँ पर पशु चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, लकड़ी चुन सकते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम अवर्गीकृत वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तीनों हो गया, सुरक्षित वन, दूसरा है आरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है, तीनों के बारे में हमने डिफिनीशन दे दिया। ठीक है, अगर बिहार में आरक्षित वन की बात करें, आरक्षित वन, ठीक है, आरक्षित वन जो है 693 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, कौन सी आरक्षित? 693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आरक्षित वन है। उसके बाद सुरक्षित वन की बात करें तो सुरक्षित वनों में 5779 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में सुरक्षित वन है। और अवर्गीकृत की बात करें तो ये मात्र 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, लिखिएगा, पैराग्राफ बदल के फिर लिखिए आगे, एक लाइन छोड़ दीजिएगा फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सुरक्षा की दृष्टि से
बिहार के वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला डाल लीजिएगा सुरक्षित वन, दूसरा आरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल डालिए सुरक्षित वन। ठीक है, और यहाँ पर डैश देके लिखिए ऐसे वन जो सरकारी संरक्षण में होते हैं, तथा यहाँ पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने या चुनने की अनुमति नहीं होती है। पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने एवं चुनने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अगला डालिए आरक्षित वन। इसमें लिखिए वैसे क्षेत्र जहां पशुओं को चराने एवं सीमित मात्रा में लकड़ी काटने एवं चुनने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, या फिर सरकार द्वारा अनुमति दी जाती है, यानी कि जब सरकार बोलेगी कि हाँ इस क्षेत्र में आप पशु चरा सकते हैं सीमित मात्रा में, यानी कि कुछ थोड़ा ही, ठीक है, लकड़ी काट या फिर चुन सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर अपना कार्य कर सकते हैं, पशु चरा सकते हैं या फिर लकड़ी काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा डालिए अवर्गीकृत क्षेत्र, अवर्गीकृत वन। ठीक है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इसमें लिखिएगा वैसे क्षेत्र जहां पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने पर सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ये तीनों हो गए। तीनों के ये जो क्षेत्र हैं ये लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, वहीं जहाँ पर वो आपका सेंटेंस समाप्त होता है वहीं अंतिम में ब्रैकेट में लिख लीजिए। अवर्गीकृत वन जो है 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर है। आरक्षित वन सबसे ज़्यादा सुरक्षित वन है जो 5779 वर्ग किलोमीटर है, और उसके बाद है आरक्षित वन क्षेत्र जो है 693 वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं कि यहाँ जो वन पाए जाते हैं वो कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो अगर स्टेट फॉरेस्ट जो है, स्टेट फॉरेस्ट उसका रिपोर्ट 2015 वाला जो रिपोर्ट है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, इसके अनुसार राज्य में जितने भी वन हैं उन वन क्षेत्रों में 3.89%, ठीक है, इसको लिख लीजिए, 3.89% जो क्षेत्र हैं ये कौन से वन हैं? खुले वन। ठीक है, खुले वन। उसके बाद 3.59% पर सामान्य वन है। ठीक है, सामान्य वन। उसके बाद 0.26% पर
0.26% पर अति सघन वन। अति सघन वन, ठीक है। उसके बाद 0.12% पर 0.12% पर क्या है, झाड़ीदार वन। झाड़ीदार वन, ठीक है। यानी कि बिहार के जो टोटल क्षेत्र है उसके 3.89% क्षेत्र पर खुले वन हैं, 3.59% पर सामान्य वन है, 0.26% पर अति सघन वन है और 0.12% पर झाड़ीदार वन है। ये जो रिपोर्ट है किसकी है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगर वनों की बात चल रही है तो जिलावार वन हमें पता होना चाहिए कहाँ कितना है। तो सबसे अधिकतर अगर ज़िले की बात करें तो बिहार के कैमूर ज़िले में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है, ठीक है। ऐड कर लीजिए कैमूर, ठीक है। कैमूर के 32.59% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। और सबसे कम अगर बात करें तो सबसे कम हमारा है शेखपुरा, ठीक है। शेखपुरा एक छोटा सा जिला है। शेखपुरा के मात्र 1 किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाया जाता है जो 0.16% है, ठीक है। सबसे कम ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कैमूर में 32.59% पर और सबसे कम हमारा है शेखपुरा 0.16% पर, ठीक है। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाया जाता है। और अगर हम कैमूर की बात करें तो कैमूर के 1102 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो मुख्य है उसको भी देख लेते हैं। जैसे अररिया में 157 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। पटना की बात कर लेते हैं। पटना जरूरी है क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है। तो पटना के मात्र 0.78% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। 0.78% क्षेत्र पर वन पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही जमुई जो है, जमुई के भी लगभग जमुई के 20.59% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। जमुई 20.59%, ठीक है। ये सारा बिहार सरकार द्वारा दिया गया लिस्ट है, ठीक है। चलिए अब इसको हम हटाते हैं, ठीक है। हमारा टाइटल क्या था, वन एवं वन संपदा। यानी कि वन में क्या पाया जाता है, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। अगर उद्योग की बात करें, संपदाओं की बात करें तो लकड़ी से रिलेटेड जो भी उद्योग होगा वही इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। यानी कि वन की बात कर रहे हैं तो वन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्री होगी, जो भी मुख्य उत्पाद होगा, मुख्य के साथ साथ कुछ और भी उत्पाद होते हैं तो वो सारा चीज़ इसमें हम जानेंगे, ठीक है। अगर उत्पादों की बात करें तो वन संपदा में क्या आएगा, लकड़ी है, ठीक है। लकड़ी के लिए बहुत सारे पेड़ है, ठीक है। कौन कौन से पेड़ है, सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है साल, ठीक है। साल की जो लकड़ी है ये सबसे महंगी लकड़ी है, ठीक है। इसके बारे में देखें तो ये जो है पहाड़ी ढलान जो पाया जाता है, पहाड़ी ढलानों पे इसका निर्माण होता है, ये पेड़ वहीं उगते हैं और इसकी जो लकड़ी होती है बहुत ही कठोर होती है, ठीक है। लकड़ी में कठोरता, मजबूती बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसका जो जब कठोर और
मजबूत होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होगा, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होगा। इसलिए इसका जो प्रयोग है रेल की पटरियाँ बनाने में, साथ ही फर्नीचर बनाने में भी, ठीक है। रेल के डिब्बे में जो लकड़ी का बना होता है वो सारा चीज़ साल के वृक्ष के लकड़ी से ही बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है शीशम, ठीक है। शीशम भी कठोर होता है और धारदार होता है, ठीक है। कठोर भी है, धारदार भी है, यानी कि अगर इसको इस शेप में काटे तो इसका जो धार होगा बहुत ही तेज होगा। ये भी लकड़ी बहुत ही मजबूत है और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम फर्नीचर में करते हैं, ठीक है, फर्नीचर में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला है सेमल, ठीक है। सेमल का जो वृक्ष है, सेमल, इसकी जो लकड़ी होती है बहुत ही हल्की होती है, मुलायम होती है। अब हल्की और मुलायम लकड़ी का प्रयोग तो हम फर्नीचर बनाने में नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसको फर्नीचर बनाएंगे तो बैठते ही टूट जाएगा। तो इसकी जो लकड़ी है सेमल की, इसका जो प्रयोग होता है किसी भी चीज़ का डब्बा, यानी कि पैकिंग करने के लिए, सब्जियां हो गया, फ्रूट्स हो गए, तो इन सब की पैकिंग करने के लिए उसके डब्बे का जो निर्माण किया जाता है वो सेमल के लकड़ी से किया जाता है। साथ ही इसका लकड़ी हम खिलौनों का निर्माण करने में भी करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद है एक और प्रमुख वृक्ष तून, ठीक है। तून जो है ये वृक्ष भी पहाड़ों की ढलानों में पाई जाती है, ठीक है, पहाड़ों की ढलानों में पाई जाती है और ये भी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है, जिसका उपयोग हम फर्नीचर बनाने में करते हैं, ठीक है। सेमल में एक और बात लिख लीजिएगा, इसके साथ ही इसमें रुई भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फली होता है, फली में रुई होता है, जिसका उपयोग हम घरेलू घर में जो यूज करते हैं उसमें, या फिर हॉस्पिटैलिटी के लिए जो भी रुई प्रयोग किया जाता है उसके रूप में किया जाता है, ठीक है। साल की हमने बात किया था, ये पहाड़ी ढलानों के साथ साथ तराई प्रदेशों में भी पाया जाता है। इसके साथ ही ये तो मुख्य उत्पाद हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा मुख्य उत्पाद। इसके साथ साथ मुख्य उत्पादों के साथ साथ कुछ और भी उत्पाद पाए जाते हैं, जैसे ये लकड़ी से हो गया। और उत्पादों में जैसे हमने रुई की बात की थी, ये और उत्पाद में आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ इनका जो बीज होता है, बीजों से तेल निकाला जाता है और तेलों का प्रयोग बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, अतिरिक्त वाले में, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ इस पर रेशम के कीट भी पाले जाते हैं पेड़ों पर, जिससे हम रेशम निर्माण करते हैं। तो ये सारा आ जाएगा हमारा गौड़ उत्पादन में, ठीक है। गौड़ उत्पाद यानी कि जो मुख्य उत्पाद है उससे अतिरिक्त। इसके साथ ही हम लाह का भी उत्पादन करते हैं, और लाह जो होता है लाह के कीड़े के द्वारा किया जाता है। जो कुसुम या फिर पलाश नाम का वृक्ष होता है, उन वृक्षों पे इन कीटों को पाला जाता है और उनसे लाह का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग हम जो वो होता है ना चूड़ी लहठी, उसको बनाने में हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ गोंद भी पेड़ों से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जड़ी बूटी, बांस, सबई, ये सारे अतिरिक्त जो उत्पाद है उसमें पाए जाएंगे। मुख्य उत्पादों में ये चार चीज़ें हमने देखी। इसके साथ साथ आम है, आम जो है आम से फल पाया जाता है, इसके साथ ही उसके लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा पीपल है, नीम है, इन सबसे जड़ी बूटियों का भी निर्माण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कटहल है, बांस है, ये सारे मुख्य उत्पाद में भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए वन संपदा, ठीक है, वन संपदा। चलिए इसमें लिखिएगा, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को वन संपदा कहते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को वन संपदा कहते हैं तथा बिहार राज्य में वनों से अनेक प्रकार के प्रमुख एवं अन्य उत्पाद या फिर गौड़ उत्पाद
प्राप्त होते हैं। बिहार राज्य में वनों से अनेक प्रकार के प्रमुख एवं गौण उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइटल डालिए मुख्य उत्पाद। ठीक है, मुख्य उत्पाद। मुख्य उत्पाद में लकड़ियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता है, अभी अभी बताया था। चलिए इसमें लिखिए सबसे पहले साल। सबसे पहले लिखिए साल और इसमें लिखिए इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर, इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर एवं टिकाऊ होती है, एवं टिकाऊ होती है, जो बहुत ही कीमती है, जो बहुत ही कीमती है। यह वृक्ष मुख्यतः पहाड़ी ढालों एवं तराई क्षेत्रों में, मुख्यतः पहाड़ी ढालों एवं तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका उपयोग रेल के डिब्बे एवं पटरियों निर्माण में, रेल के डिब्बे एवं पटरियों के निर्माण में, फर्नीचर में, मकान में आदि में किया जाता है, मकान आदि में किया जाता है। साल के बीज का उपयोग तेल निकालने में भी किया जाता है, तेल निकालने में भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद डालिए शीशम। इसमें लिखिए यह वृक्ष मुख्यतः बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसकी लकड़ी चिकनी एवं धारदार होती है, जिसका उपयोग फर्नीचर उद्योग में किया जाता है। उसके बाद डालिए आप सेमल। ठीक है, सेमल इसमें डालिए यह वृक्ष बिहार के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। यह वृक्ष बिहार के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी लकड़ी हल्की एवं मुलायम होती है, जिसका उपयोग पैकिंग के लिए पेटी बनाने में और खिलौने निर्माण में किया जाता है। इसकी रुई का उपयोग घरेलू एवं चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा तून, आम, पीपल, नीम, बरगद, कटहल, बांस आदि भी महत्वपूर्ण है। बांस आदि भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे आम का जो वृक्ष है दरभंगा में सर्वाधिक पाया जाता है, जिससे आम का फल के साथ साथ कुछ फर्नीचर उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बरगद है, नीम है, इन सब से पीपल और नीम जो है इसका निर्माण मतलब इसका उपयोग हम दवा बनाने में करते हैं। इसके बाद टाइटल डालिए गौड़ उत्पाद। गौड़ उत्पाद, ठीक है। इसमें लिखिए रेशम, पहला डालिए रेशम। इसमें डालिए रेशम का उत्पादन। रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से भागलपुर में किया जाता है। भागलपुर जिला लिखिए, भागलपुर जिले में किया जाता है। यहाँ अर्जुन के पेड़ों पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। रेशम के कीट पाले जाते हैं तथा उनसे रेशम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला लिखिए तेल उत्पादन। इसमें लिखिए महुआ, लाह, कपास आदि के बीजों से तेल की प्राप्ति की जाती है, जिसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखिए तीसरा लाह उत्पादन। इसमें लिखिए इसका उत्पादन लाह के कीड़े से होता है, जिसे कुसुम या पलाश के वृक्षों पर पाला जाता है। इसका उपयोग चूड़ी एवं लहठी उद्योग में किया जाता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। इसके साथ ही उद्योगों के बारे में भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ ये तो मुख्य उत्पाद हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ अन्य क्या उत्पाद निर्मित किए जाते हैं, इसके साथ ही और भी लिख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। जैसे अगर लकड़ी है तो लकड़ी को काटने के लिए आरा मिल की स्थापना होती है, इसलिए बिहार में बहुत सारे आरा मिल की स्थापना की गई है। बहुत सारे आरा मिल आपको मिलेंगे, ठीक है। आरा मिल के साथ साथ सीजनिंग एवं गत्ता उद्योग, ठीक है। गत्ता बनाया जाता है पेड़ों से ही, जो समस्तीपुर दरभंगा में अवस्थित है। उसके बाद है प्लाईवुड उद्योग, ठीक है। प्लाईवुड उद्योग जो है वो हाजीपुर, बेतिया, पटना और मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। उसके बाद है कत्था उद्योग जो बेतिया में अवस्थित है, और रेशम उद्योग अभी हमने बात किया था भागलपुर में अवस्थित है। तो ये हो गया वन उत्पाद और उनसे रिलेटेड जो भी उद्योग हैं वो, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने बात किया था वन नीति के बारे में। उसी टाइम हमने क्या बात किया था कि आज़ादी के बाद से विकास को लेके वनों का क्षरण बहुत ही ज़्यादा किया गया था। उस वक्त जो हमारा मेन टारगेट था ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो, इसलिए वनों की कटाई बहुत ही ज़्यादा संख्या में की गई, जिससे चलकर आगे 90 के दशक में बहुत सारी समस्याएं उभर के आती है। फिर निर्णय किया जाता है कि हमारा जो राजस्व उत्पादन का मुख्य लक्ष्य है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ के वातावरण, यहाँ का जो
पारितंत्र है, पारितंत्र को सुरक्षित रखना। और इस उद्देश्य से 1988 में एक नई वन नीति लाई जाती है। पहली जो हमारी वन नीति थी वो 1952 में लाई जाती है। फिर 1988 में पारितंत्र की सुरक्षा हेतु एक नई वन नीति लाई जाती है, जिसमें ये घोषणा किया जाता है कि जितना भी मतलब ये जो नीति है इसमें ये घोषणा किया जाता है कि स्थल जितने भी है उसके 33.3%, ठीक है, 33.33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए, ठीक है, 33.33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। हमारा जो बिहार है वो मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है और मैदानी क्षेत्र के लिए ये बोला गया कि कम से कम 22% क्षेत्र पर वन होना चाहिए, लेकिन हमारा वन बहुत ही कम है। कितना है? 7.27%, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब वन क्षेत्र इतना कम है तो सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिसकी वजह से वन क्षेत्र हमारा बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके लिए एक वानिकी कार्यक्रम लाया गया, ठीक है, वानिकी कार्यक्रम। इसके साथ ही एक हरियाली मिशन लाया गया, ठीक है। हरियाली मिशन जो है वो लाया गया और उसका जो टारगेट था वो था 2012 से 2017 के बीच में जो हमारा 1% जितना है ये 7.27%, इसको बढ़ाकर कम से कम 15% करना, ठीक है। हरियाली मिशन जो लाया गया उसका उद्देश्य क्या था? 2012 से 17 के बीच में 7.27% जो भूभाग पर हमारा वन क्षेत्र पाया जाता है इसको बढ़ाकर 15% करना है, ठीक है। इसके लिए जो मिशन रखा गया वो 4,60,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्ष को रोपने का, वृक्षारोपण करने का मिशन रखा गया, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे मतलब लोगों को प्रेरित करने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? 2017 तक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 15% हिस्से पर वन क्षेत्रों का विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य ये भी था कि कृषि वानिकी द्वारा किसानों के आय में वृद्धि करना, यानी कि अपना वो खेती करने के साथ साथ उस खेतों में पेड़ों को भी लगाएं, ठीक है। तो क्या था? किसानों के आय में वृद्धि करना। उसके बाद अगला उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को लगाए गए वृक्षों पर पट्टा देना, ठीक है, और पट्टा देकर जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना और उनकी गरीबी उन्मूलन में सहायता कराना, ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। इसके साथ ही अगला जो उद्देश्य था कि राज्य में पारिस्थितिकी संतुलन को स्थापित करते हुए जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं उसको कम करना और तटबंधों, नहर, सड़क के किनारे, ये मतलब नहर के किनारे, तटबंधों के किनारे, सड़कों के किनारे और वैसे क्षेत्र जहाँ पर कृषि नहीं किया जाता है वहाँ पर मुख्य रूप से वृक्षारोपण करना, ये सारा हरियाली मिशन का उद्देश्य था, ठीक है। इसके बाद और भी लाए जाते हैं जैसे कृषि वानिकी योजना, ठीक है। इसमें कुछ अलग प्रकार के पौधे रोपने की बात की जाती है, जैसे पॉपुलर का पौधा जो है उसको इसमें लगाने की बात की जाती है, ठीक है। इसमें ये रखा गया कि इसके अंतर्गत आने वाले 5 वर्षों में 6 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जाएगा, 6 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख पॉपुलर के वृक्ष होंगे, 3 करोड़ 60 लाख पॉपुलर के वृक्ष होंगे और 2 करोड़ 40 लाख अन्य प्रकार के वृक्ष होंगे। इसके लिए जो ये वृक्ष लगाएगा किसान, उसको प्रति वर्ष सहायता भी दी जाएगी, यानी कि जब लगाएगा उस वर्ष में उसकी देखभाल के लिए 15 रुपये पहले वर्ष में प्रति वृक्ष, एक वृक्ष के लिए 15 रुपये पहले साल में, ठीक है, दूसरे साल में प्रति वृक्ष 10 रुपये और तीसरे साल में भी प्रति वर्ष 10 रुपये दिए जाएंगे उसके देखभाल के लिए। ये इसका था। और इसकी जो वृक्ष लगाने की जो दूरी थी वो 2 × 2 मीटर, ठीक है, या फिर 3 × 3 मीटर रखा गया था, ठीक है, यानी कि 2 वृक्षों के बीच की दूरी 2 मीटर या फिर 3 मीटर होना चाहिए।
ठीक है, ये था वानिकी योजना। इसके साथ साथ एक और वानिकी योजना लाई गई, कृषि वानिकी योजना, जिसे पॉपुलर ETP के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो था किसानों को, मतलब किसानों के खेतों में पॉपुलर का वृक्षारोपण करना, इसका बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही रोजगार का अवसर प्रदान करना, राज्य के किसानों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण करना और वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध कराकर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद भी और सारे योजनाएं लाए जाते हैं बिहार सरकार द्वारा, जैसे मुख्यमंत्री निजी पौधशाला के अंतर्गत पॉपुलर पौधशाला की स्थापना करना था, यानी कि जो लोग पौधशाला का स्थापना करेंगे जिसमें पॉपुलर के वृक्ष उगाया जाएगा, उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो सहायता देगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, इसी में है। ठीक है, पर मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना ये आता है। फिर मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना, इसमें छात्रों को प्रेरित किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष रोपें। इसके साथ ही मृदा एवं जल संरक्षण योजना लाया जाता है। ठीक है, हरा परिसर योजना लाया जाता है। इसके थ्रू ये किया जाता है कि मतलब जो सरकारी भवनें होती है उसके आगे बहुत सारा जगह खाली होता है, तो उन सारे जगहों पर भी वृक्षारोपण करना। ठीक है, उसके बाद राज्य का वन विकास अभिकरण है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कल जो बात करेंगे हम वन्य जीव जंतु एवं उनके संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, ये सारा चीज़ हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।